हेलो एवरीवन। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आया है वो है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की खोज से। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर कहाँ मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, या इनमें से कहीं नहीं। तो सबसे पहली तस्वीर जो मिलती है वो सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? अर्धविकसित, अत्यंत विकसित, पिछड़ी या अच्छी? तो अत्यंत विकसित सभ्यता इसे माना ये देखा जा सकता है। आप भी जाओगे तो वहाँ पर आप उसको देख पाओगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी लास्ट में जो एमसीक्यू है वो आपको लास्ट में ही मिलेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार से है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या क्या बातें पता चली हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यह सब बातें पता चली हैं कि यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी और यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष थी, मतलब धर्म का इसमें कोई लेना देना नहीं था। यह सभ्यता सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत है। यह सभ्यता नगर सभ्यता थी। यह सभ्यता व्यापारी धर्म धनाढ्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। इस सभ्यता में मिले मकान कैसे हैं? तो इस सभ्यता की खुदाई में मिले मकान 2 या 3 मंजिल के थे। ऋग्वेद के रचनाकार कब का माना जाता है? तो अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचनाओं का समय 1500 ईसा पूर्व या ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। मैक्स मूलन ने ऋग्वेद के बारे में क्या कहा है? तो मैक्स मूलन ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है और इसका क्या अर्थ है? वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, इसका अर्थ है जनता। अतः अपने अपने समय के ज्ञान संग्रह के लिए बोला गया। इसका पूरा आंसर इस तरह से, दोबारा इस आंसर को पढ़ लेते हैं कि वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है और इसका अर्थ है जनता। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। यह आपके एसएसटी में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में कौन सी प्रवृत्ति आरंभ दिखाई देती है? तो भारतीय संस्कृति में विशिष्टतावादी और छुआछूत के प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई देता है। उपनिषदों का समय कौन सा माना जाता है? तो उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। ये हमें भारतीय आर्यों की चिंतन में एक कदम आगे ले जाता है। आर्यों का प्रवेश कब माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। उपनिषदों का झुकाव किस ओर है? उपनिषदों का झुकाव आदित्यवाद की ओर है। उपनिषदों की प्रमुख विशेषता क्या है? उपनिषदों की प्रमुख विशेषता सच्चाई पर बल देना है। उसमें प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत से अमृत की ओर जाने की प्रार्थना की गई है। उपनिषदों में किस बात पर जोर दिया गया है? उपनिषदों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रकृति के लिए शरीर का स्वस्थ रहना और मन का स्वच्छ होना तथा तन मन का अनुशासन में होना आवश्यक है। ज्ञान अर्जन के लिए संयम और आत्म पीड़ा या पीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद का क्या परिणाम हुआ? तो व्यक्तिवाद
का यह परिणाम हुआ कि मनुष्य ने सामाजिक पक्ष पर समाज के प्रति उनके कर्तव्यों पर कम ध्यान दिया। अब उनके मन में समग्र समाज की कोई कल्पना नहीं थी, अतः समाज के प्रति दायित्व बोध था। भौतिकवाद पर लिखा साहित्य किसने नष्ट कर दिया? भौतिकवाद पर भारत के भौतिकवाद साहित्य के को पुरोहितों व धर्म के पुराण पंथी स्वरूप में विश्वास करने वालों ने नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। अधिकांश पुरा कथाएं कैसी हैं? अधिकांश पुरा कथाएं और प्रचलित कथाएं वीर गाथात्मक हैं। इसमें सत्य पर अड़े रहने और वचन का पालन करने का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इसमें जीवन पर्यंत एवं मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने राजतरंगिणी के बारे में क्या कहा है? तो लेखक ने राजतरंगिणी के बारे में कहा है कि लेखक ने कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ माना जिसे इतिहास माना जा सकता है। महाभारत के बारे में क्या कहा गया है? महाभारत का दर्जा विश्व का सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से है। यह कृति प्रारंभ व दंत कथाओं एवं प्राचीन भारत की राजनीतिक व सामाजिक कथाओं का विश्वकोश है। नेक्स्ट, भगवत गीता में क्या बताया गया? भगवत गीता में भगवत गीता एक महाभारत का एक अंश है, परंतु वह अपने आप में एक पूर्ण रचना है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से भी पहले हुई थी और इसका आकर्षण आज तक बना हुआ है। इस पुस्तक में संकटग्रस्त व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता के कथ्य के बारे में संक्षेप में बताइए। तो भगवत गीता में युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। अर्जुन परेशान है, अपने मित्र और परिचितों के भावी नरसंहार पर उसकी आत्मा ने विरोध कर दिया। तो अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्य और नैतिकता के तकाजों से ग्रस्त होता है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है और गीता की दृष्टि सार्वभौमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत में ग्राम सभाओं का क्या स्वरूप था? तो प्राचीन भारत में ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। उनके आम आदमी का मुख्य स्रोत लगता था। इसका भुगतान प्राय गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। भारत में लिखने की प्रथा के बारे में क्या पता चलता है? तो भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग में मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्रह्मलिपि के अक्षर मिले हैं। इस लिपि से भारत की देवनागरी लिपि तथा अन्य लिपियों का विकास हुआ। अशोक ने कुछ लेख ब्रह्मलिपि में लिखे हैं। उत्तर पश्चिम में कुछ लेख खरोष्टी लिपि में हैं। पाणिनि ने कब किस ग्रंथ की रचना की? पाणिनि ने ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक की रचना की। तब तक संस्कृत का स्वरूप स्थिर ही हो चुका था। औषध विज्ञान की पुस्तकों के बारे में बताइए। तो औषध पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा के सुश्रुत के लिखी पुस्तकें। इसमें अनेक बीमारियों की पहचान और इलाज के तरीके बताए गए हैं। सुश्रुत ने कल्प शिल्प क्रिया के औजारों और विधियों का उल्लेख विस्तार पूर्वक किया है। वनों में स्थापित विश्वविद्यालयों के बारे में क्या कहा गया है?
तो अक्सर वनों में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसमें शिक्षा प्रशिक्षण के पाने के लिए दूर दूर से लोग एकत्र होते थे। यहाँ विद्यार्थियों के संयमी एवं ब्रह्मचार्य का जीवन बिताना होता था और यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके विद्यार्थी ग्रस्त जीवन बिताने के लिए लौट जाते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में क्या बताया गया है? पेशावर के पास एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला। यह विश्वविद्यालय विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र एवं कलाओं के लिए मशहूर था। इसमें भारत के दूर दूर से हिस्सों से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और तथा विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का केंद्र बन गया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है? दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए हैं। दोनों ने वेदों को प्रमाण नहीं माना। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं। दोनों ने भिक्षुकों के संघ बनाए। बुद्ध में क्या विशेषता थी? तो बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहित प्रचंड पर हमला करने का साहस था। उन्होंने चमत्कारों की भी निंदा की। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था और उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार तो नहीं किया, पर अपनी संघ व्यवस्था में इसे कोई स्थान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसके बाद एमसीक्यू बेटा है तो उसको जरूर देख लेना। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं थी, ये आपका तो आगे जीके तक के क्वेश्चन की तरह है। ये पूरा ही क्वेश्चन इतना अच्छा है ये सारे कि आप किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो उसके लिए आपके लिए लाभ जरूर मिलेगा। तो महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं ये थी कि सभी देशों में आओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करो। संसार की घृणा का अंत घृणा से न होकर प्रेम से ही होता है। मनुष्य को अपने क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म में बताया गया। अब सिकंदर के आक्रमण से कौन से विलक्षण व्यक्ति सामने आए? सिकंदर के आक्रमण से दो विलक्षण व्यक्ति सामने आए, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। इन दोनों ने क्या किया है? चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर राष्ट्र का नारा बुलंद किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया और सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष बाद या पश्चात पाटलिपुत्र पर अधिकार कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। इसमें राजनीतिक शास्त्र के बातें बताई गई हैं। चाणक्य कौन थे या चाणक्य कैसा व्यक्ति था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त के मंत्री और सलाहकार थे। वह बहुत तीव्र बुद्धि वाले थे। उसी का दूसरा नाम कौटिल्य था। वह सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि प्रिय शिष्य की तरह देखते थे। वह अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाते हैं और चंद्रगुप्त की सफलता चाणक्य के बुद्धि चातुर्य पर का ही परिणाम थी। अर्थशास्त्र में किन किन विषयों पर प्रकाश डाला गया है? तो अर्थशास्त्र में व्यापार, वाणिज्य, कानून, न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह, तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कृषि, लगान, खानों, कारखानों और दस्तकारियों, उद्योग धंधों, मत्स्य उद्योग, जनजागरण, जनगणना, जेल आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अशोक के बारे में क्या बताया गया? अशोक 273 ईस्वी पूर्व
मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। उसने पूर्व या पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश पर आक्रमण करके जीत लिया, पर इसके भयंकर नरसंहार ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ गया। उसने दूर देशों में बौद्ध की शिक्षाएं का प्रसार किया। वह एक निर्माता भी था। उसने अनेक बड़ी इमारतों का निर्माण करवाया और 41 वर्ष तक शासन करने के उपरांत 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। उसका नाम आज भी आदर के साथ लिया जाता है। अब आ गया आपके एमसीक्यू, जिसका आपको इंतजार था। तो एमसीक्यू ये आ गया आपका, सिंधु नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी भयंकर बाढ़ के लिए, विकास के लिए, मौसम परिवर्तन के लिए, नावों के कारण। तो अपनी भयंकर बाढ़ के लिए। विद्वान ऋग्वेद की रचनाओं का समय कब मानते हैं? ईसा से 1000 वर्ष पूर्व, ईसा से 1500 वर्ष पूर्व का, या ईसा से 500 वर्ष बाद, या ईसा से 100 वर्ष बाद। तो विद्वान ईसा से 1500 वर्ष पूर्व जो है उसको ऋग्वेद का समय मानते हैं। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद किसके अधिक निकट हैं? महाकाव्यों के, संस्कृत के, अवेस्ता के, या अन्य के? तो वेद हमारे अवेस्ता के निकट ज्यादा माने गए हैं। वेद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? विद, वे, दा, विधि। तो वेद की धातु की जो है वो विद धातु से इसकी उत्पत्ति हुई। आंसर होगा का। कौन सी संस्कृति हजारों वर्ष तक बनी नहीं रह सकती? जो पारलौकिकवादी होगी, जो अस्तित्ववादी होगी, जो लौकिकतावादी होगी, जो भौतिकतावादी होगी। तो इसका आंसर होगा आपका का, जो पारलौकिकतावादी होगी। उपनिषदों का समय कब तक माना जाता है? ईसा पूर्व 1500, ईसा पूर्व 1800, 800, सॉरी 1500 नहीं 500, ईसा पूर्व 500, ईसा पूर्व 800, ईसा पूर्व 900, या ईसा पूर्व 1000। तो उपनिषदों का जो समय माना गया है वो 800 माना गया है। आंसर होगा आपका खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुराकथाओं का काल कहाँ तक जाता है? महाकाव्यों से तक, इतिहास तक, वैदिक काल तक, या सांस्कृतिक या संस्कृत साहित्य तक? तो इसको हम वैदिक काल तक मानते हैं। तो आंसर होगा इसका गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कथाएं कैसी हैं? वीर गाथात्मक, संगीतात्मक, कथात्मक, या वीरात्मक? तो उस समय वीर गाथा काल का बहुत था, तो वीर गाथा काल आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के बारे में कौन सी बात सच है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ रचना, परंपरा व दंत कथाओं में मिश्रण, राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश, या उपयुक्त सभी बातें? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी बातें। भगवत गीता क्या है? महाभारत का एक अंश, 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य, या मार्गदर्शक ग्रंथ, या फिर उपयुक्त सभी बातें? तो इसमें उपयुक्त सभी बातें होंगी। आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समय से पहले का वृतांत किनमें मिलता है? जातक कथाओं में, बौद्ध कथाओं में, दंत कथाओं में, या फिर अन्य कथाओं में? तो यह आपके जातक कथाओं में मिलता है। पाषाण युग के मिट्टी के बर्तन पर किस लिपि के अक्षर मिले हैं? देवनागरी लिपि के, ब्राह्मी लिपि में, या खरोष्ठी लिपि में, या रोमन लिपि में? तो इसका आंसर होगा आपका ब्राह्मी लिपि में। पाणिनि ने किस भाषा में संस्कृत व्याकरण की रचना की? संस्कृत में, हिंदी में, ब्राह्मी में, या खगोष्ठी में? तो पाणिनि ने इसकी जो रचना करी थी वो था संस्कृत में। आंसर होगा का।
औषध विज्ञान के जनक कौन हैं? धन्वंतरी या चरक या सुश्रुत और कोई और? तो इसका आंसर होगा आपका धन्वंतरी। आंसर होगा का। कनिष्ठ के दरबार में राजवैद्य कौन थे? सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी या अन्य? तो इसका आंसर होगा आपका चरक। आंसर होगा इसका खा। नेक्स्ट है, शल्प क्रिया के औजारों का जिक्र किसने किया है? सुश्री ने, चरक ने, धन्वंतरी ने या अन्य ने? तो इसके जो औजारों का जिक्र किया है वो सुश्रुत ने किया है। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है? इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस या फिर आगरा? तो इसका आंसर है आपका बनारस। आंसर होगा गा। बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, काशी या प्रयाग? तो इसका आंसर होगा आपका तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में किस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया है? तो जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को या अन्य व्यवस्था को? तो ध्यान रखना, जहाँ पर नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को और ध्यान से करना है। तो जाति व्यवस्था को। बौद्ध ने किसका संदेश दिया? करुणा का, प्रेम का, करुणा और प्रेम का या क्रोध का? तो बौद्ध ने करुणा और प्रेम का संदेश दिया। आंसर होगा इसका गा। नेक्स्ट, बुद्ध की पद्धति क्या थी? मनोवैज्ञानिक थी, धार्मिक विश्लेषण पद्धति थी या फिर आर्थिक विश्लेषण की या नैतिक विश्लेषण की? तो बुद्ध की जो प्रवृत्ति थी वो थी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर किसने आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त ने, सिकंदर ने, सेल्यूकस ने या किसी अन्य ने? तो सिकंदर ने पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया था। आंसर होगा इसका खा। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस में किसकी तस्वीर उभरती है? चाणक्य की, चंद्रगुप्त की, विक्रमादित्य की या किसी की भी नहीं? तो चाणक्य की तस्वीर इसमें उभरती है मुद्रा राक्षस में। आंसर होगा का। कौटिल्य की रची पुस्तक का क्या नाम था? राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र या धर्मशास्त्र? तो अर्थशास्त्र। आंसर होगा खा। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? वह युद्ध से विरक्त हो गया, वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया, उसने बौद्ध धर्म को फैलाने के उपाय किए या उपयुक्त सभी प्रभाव? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कितने साल तक शासन किया? 40 साल तक, 41 साल तक, 44 तक या 45 तक? तो अशोक ने 41 साल तक शासन करा था। यह सब हमने अभी क्वेश्चंस पढ़े हैं। अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लोगे तो एमसीक्यू आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अशोक की मृत्यु कब हुई? 210 ईसा पूर्व या ईसा पूर्व 230 या ईसा पूर्व 232 में या ईसा पूर्व 240 में? तो इनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। आंसर होगा गा। अब नेक्स्ट आपका है चैप्टर है युगों का दौर। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको चैनल के द्वारा दिए गए क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और एक लाइक तो बनता ही है, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।